आज फिर मेरी ननंद उल्टियाँ कर रही थी। उल्टियाँ करके उसका बुरा हाल हो रहा था। हम सबको बिना पूछे ही समझ आ गया था कि उसको क्या परेशानी है। मेरा दिल जल रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था। जी चाह रहा था कि ये औरत कहीं गायब हो जाए और कभी वापस ना आए। इसके बारे में सोचते सोचते पूरा 1 घंटा गुजर गया। मैंने उसे एक आखिरी नज़र उस पर डाली और फिर मुंह फेर लिया। और यह पहली या दूसरी बार की बात तो ना थी। मुझे इस घर में भी आए 2.5 साल हो गए थे, मगर मैं पति के साथ होते हुए भी बेऔलाद थी। और मेरी ननंद अजीब ही औरत थी। उसका पति उसके पास भी नहीं था, वह अमेरिका में रहता था। और नंद हमारे घर हमारे साथ रहती थी, मगर वह हर साल प्रेग्नेंट हो जाती थी और हर बार सेहतमंद बेटे को जन्म देती थी। और अब फिर से वह प्रेग्नेंट हो गई थी और मुझे गुस्सा आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैं हैरान थी कि यह कैसी बेशर्म लोग हैं। बेटी से किसी भी तरह की कोई पूछताछ नहीं करते थे। कोई सोचता ही नहीं था कि यह हर साल कैसे प्रेग्नेंट हो जाती है। मेरी सास भी अनोखी औरत थी। हर बार बेटी के प्रेग्नेंट होने पर उसकी देखभाल अच्छे से करने लग जाती थी। उसको अच्छी खुराक देती थी, जैसे उनके लिए यह बात बहुत खुशी की हो। बेटी का ख्याल रखते हुए यह हकीकत भूल जाती थी कि बेटी का पति इसके साथ नहीं था। मैं उन लोगों से परेशान हो चुकी थी। कुछ मेरा दिमाग अपनी शादी की वजह से ख़राब रहता था, ऊपर से अपनी नंद के हर साल प्रेग्नेंट हो जाने पर मुझे गुस्सा आता था। मुझे लगता था कि मैं यहाँ पागल हो जाऊँगी। वह सब लोग अजीब इंसान थे। हमारे घर में बस मेरे जेठ का कुछ वक्त पहले डेथ हो चुका था और मेरी जिठानी भी शादी के 5 साल बेऔलाद ही रही थी। मेरे पति दूसरे शहर में नौकरी करते थे और मेरे ससुर शांत मिजाज के इंसान थे, जो किसी भी मामले में ज़्यादा नहीं बोलते थे। वह अलग ही रहते थे। मैंने एक दिन अपनी जेठानी से उस सब मामले के बारे में पूछा, क्योंकि वह मुझसे पहले शादी करके इस घर में आई थी। मैं सोच रही थी कि शायद उन्हें ही सब कुछ पता होगा। मेरे सवाल पर उन्होंने मुझे जो बताया तो मैं उसमें उलझ कर रह गई थी। उन्होंने कहा कि हमारी नंद शुरू से इतनी हसीन लड़की थी। कम उम्र से ही हमारी नंद के बहुत रिश्ते आने लगे थे, तो घर वालों ने भी जल्दी एक अच्छा और कम उम्र लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। शुरू के 2 साल तो हमारी नंद हमारे साथ ही रही। कभी कभी यह सोचने पर मैं मजबूर हो जाती थी कि हमारी नंद बहुत नसीब वाली औरत थी, जिससे ऊपर वाला औलाद से नवाजा है। मेरी जिठानी ने मुझे यह भी बताया था कि शुरू में इस तरह, जब हमारी नंद इतने साल से पति के अमेरिका होने के बावजूद भी प्रेग्नेंट हो जाती थी और कभी कभार अगर तबीयत ज़्यादा बिगड़ती थी तो दोनों भाइयों को माँ कहा देती थी कि बहन को किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, और दोनों अच्छे अस्पताल में ले जाते थे। मेरी जिठानिन भी इस सब से बहुत परेशान होती। कुछ पता ही नहीं कि पति के बाहर होते हुए भी ये प्रेग्नेंट हो जाती है या फिर बात को नज़रअंदाज कर देते थे। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी कि ये प्रेग्नेंट कैसे हो जाती है, ये कैसे मुमकिन था। मोहल्ले वालों से तो उन लोगों की बनती ही नहीं थी, ना ही कोई उनसे मिलने आता था। इसी तरह मेरी नंद भी ज़्यादा कहीं आती जाती नहीं थी, मगर फिर भी हर साल वह प्रेग्नेंट हो जाती थी। बेशर्मी से भाई बाप के सामने घूमती थी और मुझे उसको देखकर बहुत गुस्सा आता था। मेरी जिठानी की फितरत नहीं थी कि वह किसी के मामलों में दखल अंदाजी करे, मगर उनकी बातों से मुझे अंदाज़ा हो गया कि वह कुछ दिनों तो इस अजीब बात की वजह से हमारी नंद की खोज में रही। वो बता रही थी कि हमारी नंद को इस घर में आने जाने के बाद से न हमारे घर बाहर से कोई आता था और ना ही हमारी नंद ज़्यादा बाहर जाती थी। और फिर मैं किचन में खाना बनाने चली गई, मगर मैं दिल ही दिल में अब अपने पति से इस मामले में बात करने का सोच रही थी
और मैं आज शाम को यही सोच रही थी कि जल्दी से मौका मिले तो मैं उनसे बात करूं। और वह आए तो बस सबके साथ खाना खाकर अपने मम्मी पापा के पास जाकर बैठ गए। आधी रात तक मैं बेसब्री से पति के कमरे में आने का इंतज़ार करती रही। फिर कहीं जाकर वह कमरे में पहुँचे तो मैंने उनसे बातें करना शुरू कर दी और घुमा फिरा कर मैं बात को नंद की तरफ ले गई थी। मैंने कहा, खैर आपकी फिर से खुशखबरी है और आप मामू बनने वाले हैं। मुझे लगता था कि शायद वह मेरी बात से चौंक जाएंगी या नज़रें चुराएंगी, मगर वह हाँ में सर हिला गए और बोले, भगवान करे सब कुछ ठीक हो। यह सुनकर मेरा दिमाग खराब होने लगा। यह कैसे इंसान थे जिसे कोई परेशानी ही नहीं होती थी। मैंने ठंडी सांस भरी और अपने ख्याल उन पर जाहिर कर दिया कि कैसे मुमकिन हो रहा है उसका पति उसके साथ नहीं रहता। वो मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए अपना मोबाइल निकाल कर बैठ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह यह बात सुनना ही नहीं चाहते थे। सारी बात उनके कान में डालने के बाद भी मैंने उनके चेहरे को वैसे का वैसा ही पाया तो दिल ही दिल में इन सब की बेशर्मी पर हैरान होती और चादर ओढ़कर सो गई। मगर अब मुझे राज जानने के लिए कोई और ही रास्ता ढूंढना था, क्योंकि हार तो मैं भी नहीं मानने वाली थी। यह सब सोचते सोचते मैं कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह जब जागी तो जैसे दिमाग खाली सा हो रहा था। मैंने वो सब बातें दिमाग से निकाल कर खुद को ताज़ा किया और नाश्ता बनाने में लग गई। फिर नाश्ता किया और कपड़े धोने के लिए छत पर जाकर मशीन लगा ली। मैं पूरे ध्यान से कपड़े धोती जा रही थी और साथ अपनी नंद के बारे में सोच रही थी और कपड़े धोते धोते यह भी सोच चुकी थी कि किस तरीके से अपनी नंद की सच्चाई सबके सामने लेकर आना है। अगले दिन पति की ड्यूटी जाने के बाद मैंने अपनी नंद पर पूरी तरह नज़र रखना शुरू कर दिया और वक्त गुजरने लगा। पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता कि मैं इस घर पर की यूँ नज़र रखकर गलत कर रही हूँ। मेरी नंद तो बिल्कुल शांत औरत थी जो अपने काम से काम रखती थी। ऐसा भी नहीं था कि वह सिर्फ बैठकर खाती थी, बल्कि वह हमारे साथ कामों में हाथ बटाती थी। मेरी नंद चुपचाप से सारे काम करती जाती थी। कभी खाना बनाने को दिल नहीं करता तो नंद के सहारे छोड़ देते थे, या फिर कुछ खास बनाना हो तो नंद को ही कहते थे। फिर वह चाहे सारा दिन किचन में ही गुजार दे, हमने कभी भी परवाह नहीं की थी। और फिर सारा काम उसी को करना पड़ता था, क्योंकि अगर एक बहू काम नहीं कर रही तो दूसरी को कैसे कहा जाए। ऐसा ना हो कि वह बुरा मान जाए और घर में दंगा फसाद शुरू हो जाए। देखा जाए तो हमारे ससुराल वाले हमें भी कभी बुरा भला नहीं कहते थे। ऐसे में अपनी इकलौती बेटी को कहाँ कुछ कहने वाले थे। मगर उन सब बातों का अंदाज़ा मुझे आज तक नहीं हुआ था। मैं दिल से नंद के राज खोजने में लग गई थी। और फिर एक दिन मैंने अपनी नंद की एक अजीब हरकत देखी जिसने बुरी तरह मुझे चौंका कर रख दिया था। मैंने एक दिन देखा कि मेरी नंद किचन में काम करके निकलते हुए फिटकरी का एक टुकड़ा उठाया और अपने कमरे में छुपाकर घुस गई। मैं हैरान हुई कि उसे फिटकरी का क्या करना है, मगर फिर मैं यह सोचकर चुप रह गई कि शायद किसी काम के लिए ज़रूरत हो। कुछ दिन सुकून से गुजर गए थे और फिर एक 5-6 दिन बाद मेरी नंद वैसे ही एक टुकड़ा फिटकरी का उठाया और अपने कमरे में चली गई। मैं हैरान थी क्योंकि अगले हफ्ते फिर से ऐसा हुआ था। अब अक्सर ही ऐसा होने लगा था कि मेरी नंद किचन में आती और फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा लेती और कमरे में चली जाती। फिर 10-12 दिन सुकून से गुजर गए थे और उसके बाद फिर से वही हरकत कर दी। मेरी नंद के जाते ही भागकर गलियारी में उसके कमरे की खिड़की तलाशी और वहाँ से अंदर झाँका तो मेरा शक यकीन में बदल गया। वह फिटकरी का टुकड़ा लेकर मेरी नंद बाथरूम में जा घुसी। मेरा दिमाग फटा जा रहा था। मैं इतनी कोशिश करने के बाद भी उसका पता नहीं लगा पाई तो मैं उदास हो गई, मगर तकदीर भी शायद मेरा साथ दे रहा था। कुछ दिन बाद ही मेरी नंद जब मेरे साथ किचन में रात का खाना बनाने में बिजी थी,
वह अचानक तेजी से किचन से ही फिटकरी का टुकड़ा उठाकर बाहर निकली। मैं यह देखकर हैरान रह गई थी कि जल्दी में भी वह फिटकरी लेना नहीं भूली थी। वह इस फिटकरी का रात के वक्त क्या करती थी? मैं अब हैरान हो रही थी और इस अजीब सी हरकत की वजह जानने के लिए मैं बेचैन हो रही थी। मेरी नंद जल्दी से बाथरूम में जा घुसी। मैंने भी यह मौका जाने नहीं दिया और बाथरूम के रोशनदान तक किसी तरीके से पहुंच गई। रोशनदान काफ़ी ऊंचा था, जिसकी वजह से मुझे कुछ नीचे रखकर अंदर झांकना पड़ा था। जब ऊंचा होकर मैंने अंदर झांका तो हक्का बक्का रह गई। वह दिन का वक्त था, खूब रोशनी थी और अंदर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। अपनी नंद को फिटकरी का अजीब तरह से इस्तेमाल करते देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं फिर पकड़े जाने के डर से मैं बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती हुई वहाँ से उतरी और किचन में जाकर अपने आप को संभालने लगी। थोड़ी देर बाद जब मेरी नंद किचन में दाखिल हुई तो मैंने ऐसा जाहिर किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरी नंद फिर से काम करने लगी और फिर काम ख़त्म होने के बाद अपने कमरे में चली गई और यूं ही कुछ दिन और गुजर गए। एक दिन मेरी नंद को नहाना था और उसके बाथरूम में पानी आना बंद हो गया था। मेरी सास ने उसे किसी और बाथरूम में नहाने को कहा तो मेरी जिठानी ने उससे कहा कि अगर चाहो तो मेरे बाथरूम में नहा लो। वह फौरन इनकार कर दी गई। मैं यह सोच रही थी कि वह इनकार क्यों कर रही है, क्योंकि यह तो आम सी बात थी। किसी के बाथरूम में नहाना कोई परेशानी वाली बात तो नहीं थी। मेरी जिठानी ने कुछ नहीं कहा था और वहाँ से चुपचाप चली गई। मुझे लगा मेरी नंद बाहर वाले बाथरूम में नहाना चाहेंगी, मगर मुझे हैरानी तब हुई जब वो नहाने के लिए छत पर चली गई। हमारे घर की छत पर भी एक छोटा सा बाथरूम था। अपनी नंद को छत पर जाता देखकर मैं कमरे में जाने के बजाय इधर उधर करती और खुद को सबकी नज़र बचाकर नंद के कमरे में जा घुसी और उसका पूरा कमरा छान मारा। और जब मैंने अलमारी को हाथ लगाया तो मेरी सास पहुंच गई और मुझे अलमारी के पास खड़ा देखकर वह घबरा गई, जैसे वहाँ कोई खजाना छुपा होगा। उनके सवाल पर मैंने बहाना बना दिया कि धुले हुए कपड़ों में मेरे एक सूट का दुपट्टा नहीं था। मैंने सोचा जिठानी और नंद के कपड़ों में ना चला गया हो। मेरी सास आगे बढ़ी और मुझे कहा कि मैं जेठानी के कमरे में देखूं और वह मेरी नंद के कमरे में खुद देख लेंगी। मुझे शक होने लगा कि इस अलमारी में ऐसा क्या था जो वह छुपा रही थी। मैं तब खामोशी से निकल गई, मगर दोबारा वहाँ देखने का इरादा कर लिया था। मेरी नंद नहाकर नीचे आई तो वह माँ बेटी कमरे में जाकर बैठ गई और मैं बहाने से छत पर जा पहुँची। मैंने वहाँ बाथरूम में झाँका तो मेरा सर चकरा कर रह गया, क्योंकि वहाँ तो नहाने की बाल्टी में थोड़ी सी पिसी हुई फिटकरी मौजूद थी। मैं तो परेशान हो गई थी। मैं हैरान जेठानी के कमरे में जा पहुँची और बौखलाकर उन्हें बताया कि मुझे अपनी नंद की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही। मेरी जेठानी चौंक गई। उन्हें हैरत हुई थी कि मैं अभी तक अपनी नंद की जासूसी कर रही थी और उन्होंने कहा कि मैं नंद को उसके हाल पर छोड़ दूँ, क्योंकि घर में सब लोग देखकर भी कुछ नहीं बोलते हैं तो बेहतर है कि हम भी खामोश रहें। मगर मैं खामोश नहीं रह सकती थी। मैं घर में होती अजीबोगरीब हरकतों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। मैंने अपने कमरे में जाकर अपनी एक पुरानी दोस्त को कॉल लगाया। मेरी यह दोस्त डॉक्टर थी और काफ़ी समझदार थी। मैंने दोस्त को बातों बात में बताया कि मेरी नंद का पति बहुत सालों से अमेरिका में रहता है, मगर वह हर साल एक बेटे को जन्म देती है। मैं हैरान थी कि यह कैसे मुमकिन है। फिर मैंने उसे हर रात फिटकरी को गलत जगह इस्तेमाल करते हुए देखा है। यह मेरी नंद अपने जिस्म के एक हिस्से पर फिटकरी इस्तेमाल करती थी। उस दिन बाथरूम में रोशनदान में से झांककर जब मैंने देखा तो मुझे झटका लगा था और फिर आज मैंने ऊपर छत पर भी फिटकरी का पानी देख लिया था। मेरी दोस्त ने सलाह दिया कि हो सकता है वह किसी बीमारी का इलाज करती हो, क्योंकि फिटकरी बहुत सी बीमारियों का इलाज भी है। मैं यह सुनकर परेशान हो गई
और अगले रोज़ सुबह के वक्त मैंने नंद से पूछ ही लिया, फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करती है। मेरी सवाल पर वह बिना घबराए सुकून से बोली कि भाभी, मेरे जिस्म पर कुछ प्रॉब्लम है। मैं जब भी बाथरूम इस्तेमाल करती हूँ तो मेरे जिस्म के कुछ हिस्सों में जलन होती है। मैं इलाज के तौर पर फिटकरी इस्तेमाल करती हूँ और इसी में ठीक रहती हूँ। मैंने कहा, ठीक है। मैं फालतू का इतना सोचती रहती थी और उस पर नज़र भी रख रही थी। मेरी नंद चली गई और मेरे सर पकड़ लिया। फिटकरी का इस्तेमाल तो बेशक इलाज में हुआ, मगर मेरी नंद की प्रेग्नेंट हो जाने का मामला अपनी जगह अब भी मौजूद था। मुझे उसके कमरे की अलमारी का ख्याल आया। शाम के वक्त जब मेरी नंद किचन में काम करने आई तो और मैंने सास और ससुर को खाना ले जा कर दिया और मैं नंद के कमरे में पहुंच गई। उसकी अलमारी आज बंद थी। मैंने उसके बेड के पास चाबी ढूंढी और मुझे यह तकिया के कोने में मिल गई। मैंने जल्दी से अलमारी खोलकर देखा तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। अलमारी में कोई आदमी का शर्ट लटका हुआ था जिसको अभी अभी प्रेस की हुई थी और नीचे भी 2 जोड़ी पड़े हुए थे। यह शर्ट किसी और की नहीं बल्कि मेरे अपने पति के ही थे। मेरे पति जब भी आकर मुझसे कपड़े धुलवाते थे तो उनमें यह जोड़े भी शामिल होते थे। मेरा पूरा शरीर घबराहट से कांपने लगा। मेरे पति के कपड़ों का मेरी नंद के कमरे में क्या काम था और यह इस्त्री क्यों किया हुआ था। मैंने कपकपाते हाथों से अलमारी बंद करके मैं अपने कमरे में पहुंची और खामोशी से बिस्तर पर पड़ी रही। अब जो समझ आ रहा था मैं वह समझना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं इस बार जल्दबाजी ना करूं, मगर यह बात छोटी तो नहीं थी। मेरी नंद का पति से दूर रहकर भी 4 सालों में बच्चा पैदा करना और मेरे पति के कपड़ों का उसके कमरे में मौजूद होना। मेरा दिमाग फट रहा था। मुझे वह पूरा घर ही चालबाज लग रहा था। यह कैसे लोग थे, यहाँ क्या हो रहा था। मेरा दिमाग सोचने से इनकार कर रहा था। मुझे याद आया कि जब मेरी जेठानी बेवा हुई तो मेरे सास और ससुर ने मेरे पति को उनसे शादी करने के लिए सलाह दी थी, मगर मेरे पति ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि वह भाभी का खर्च उठाएंगे, मगर वह मेरे अलावा किसी को भी नहीं रख सकते थे। वह सब सच था या ख्वाब नजर आ रहा था। मैंने बहुत ध्यान से नंद की जासूसी करना शुरू कर दिया, मगर अब मेरे लिए रातों को सोना मुश्किल हो गया था। मैं अक्सर रात को फिरती रहती थी। मेरी नंद किसी रात अपने बेटों के साथ सुलाती तो किसी रात सब बच्चे नाना और नानी के पास सोते थे और मेरी नंद अकेले कमरे में सोती थी। अपनी नंद की निगरानी करते हुए एक रोज़ मैं सुबह 5 बजे उठ गई और फ्रेश होकर कमरे से निकल गई। मेरा इरादा नंद के कमरे की तरफ जाना था, मगर आंगन में नज़र पड़ी तो मेरी रूह फना हो गई। आंगन में किसी मर्द का साया नजर आ रहा था। साया चलता हुआ दीवार के पास पहुंचा और दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। मैं चौंक गई थी कि शायद कोई चोर डाकू हो जो रात को हमारे घर डाका डालने की नीयत से आया हो। सुबह उठकर मैंने जेठानी को बताया तो उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और मुस्कुराकर बोली कि अंदर डाकू आया था तो कुछ चुराया क्यों नहीं। हम भी सलामत है और हमारे घर के में सब सामान भी। यह बात तो सच थी। मैं उलझ गई। ऐसा भी नहीं था कि मैंने ख्वाब देखा हो। मैंने एक किसी मर्द का साया देखा था। मेरी जेठानी ने मुझे सोच में देखकर नरमी से कहा कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा सोचने लगी हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। वह बोली, मुझे देखो, अपने काम से काम रखती हूँ। हमारी नंद की हालत पर मेरे भी दिमाग से सवाल उठते हैं, मगर मैं दबा जाती हूँ। उसके माँ बाप जिंदा है, वह उससे सवाल जवाब कर सकते हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं है। आइंदा तुम भी अब सोचे दिमाग से निकाल दो। वह काफ़ी हद तक ठीक ही कह रही थी। यह हमारा मामला नहीं था और मैं ज़रूर उनकी बात मान लेती, मगर सच जाने बिना खामोशी से एक तरफ नहीं बैठ सकती थी। मैंने अपने पति के कपड़े अपनी नंद के कमरे में देखे थे और यह कोई मामूली बात नहीं थी। मैं यह बात अपनी जेठानी को भी बता नहीं सकती थी। उनके समझाने पर मैंने सर हिलाकर यही साबित किया कि मैंने उनकी बात समझ ली है
और अमल भी करूँगी। एक रोज़ जब मेरी नंद अपने कमरे में अकेली सो रही थी, मैं रात के दूसरी पहर अपने कमरे से निकलकर दबे पाँव उस कमरे की तरफ बढ़ी तो मेरी नंद के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। उन्होंने मुझे चौकन्ना कर दिया। मैंने कान लगाए तो अंदर मेरी नंद की धीरे धीरे रोने की आवाज़ आ रही थी। अभी मैं रोने की वजह सोचती या कुछ जानने की कोशिश करती, मुझे मर्दानी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई मर्द बहुत धीरे से बात कर रहा हो। मेरा शक यकीन में बदल रहा था। मेरी नंद के कमरे में कोई आदमी मौजूद था, मगर आवाज़ बहुत हल्की थी, जिसकी वजह से मैं पहचान नहीं पा रही थी। यह मेरे लिए अच्छा मौका था। मैं सच्चाई जान सकती थी, मगर मुझे डर था कि कहीं मुझे अंदर वह शख्स नज़र ना आए जाए जिसके होने से मैं डर रही थी। मैं इस खौफ से उसी कमरे में जाकर बंद हो गई और मैं सोचने समझने की सारी शक्ति भूल चुकी थी। मैंने सुबह अपने पति को कॉल करके बहाने से पूछा कि वह कहाँ हैं, तो वह बोले कि दूसरे शहर। मैंने उनसे कहा कि 1-2 दिन के लिए घर आ जाए। मेरा दिल उदास है। मेरा दिल घबराहट में था। मेरी फरमाइश पर मेरे पति ने आज रात घर आने को कह दिया। कॉल काट दी। मुझे लग रहा था मैं इसी तरह ही अपने शक को ख़त्म कर सकती हूँ। पूरी रात मैं इंतज़ार करती रही और मेरे पति घर नहीं पहुँचे थे। मैं फिर से उठकर नंद के कमरे के दरवाजे पर पहुँची तो आज भी मुझे वहाँ से हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा पीटा तो घर में एक भूचाल सा आ गया था। मेरी सास ससुर अपने कमरे से निकल आए और जेठानीन भी बाहर आ गई। मेरी नंद ने दरवाज़ा धीरे से खोला तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वह अचानक से इस शोर से डर गई थी। मैंने दरवाज़ा धकेल कर खोल दिया और अंदर मैंने जिस शख्स को देखा, मेरी तो आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। कुछ यही हाल मेरी जिठानी का भी था, मगर मेरे सास और ससुर बिल्कुल आराम से खड़े थे, जिसका मतलब उन्हें सब कुछ पहले से मालूम था। मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। यह सब क्या था? मैं चुपचाप खड़ी थी, हिम्मत करके बोल पड़ी। उस टाइम घर में मेरे पति भी आ गए। जब को मेरी नंद के कमरे के दरवाजे पर जमा हुआ देखकर वह भी वहीं आ गए और हैरत से सवाल करने लगे। मैं यह हंगामा खड़ा करके सबके बीच बुरी बन गई थी। वह शख्स जो सामने सर झुकाए खड़ा था, वह कोई और नहीं बल्कि मेरी नंद का पति था। मुझे और मेरी जेठानीन को यह हैरत हुई कि वह छुपकर बीवी से मिलने क्यों आया हुआ था, और वह तो अमेरिका में था, फिर इंडिया कब पहुंचा? यह सब क्या माजरा था? हमारी समझ से बाहर की बात थी। मैंने सबके बीच सच बोल दिया कि मुझे अपनी नंद पर शक था। मैंने कल भी उसके कमरे में किसी आदमी की आवाज़ सुनी थी, और फिर पति से दूर रहकर उसका हर साल प्रेग्नेंट हो जाना भी हमारे लिए सोचने की बात थी। मेरे पति ने हमारी उलझन पर गहरी सांस भरते हुए हकीकत बताई, जिसने हमें अंदर तक हिला कर रख दिया। हमने अपनी नज़रों से अपने नंदोई को देखा, जो अभी तक सर झुकाए खड़ा था, और मेरी नंद भी परेशान सी खड़ी थी। मेरे पति ने बताया कि हमारी नंद का पति अमेरिका कभी गया ही नहीं था, वह इंडिया में ही था और अक्सर रात को अपनी बीवी और बच्चों से मिलने आता जाता रहता था। यह बात मेरे सास ससुर और मेरे पति भी जानते थे, मगर बस उन्होंने यह सच्चाई हमसे छुपाई थी, क्योंकि मेरे नंद के पति ने दोस्तों से लड़ाई में गलती से एक दोस्त का कत्ल कर दिया था, और ये तब से पुलिस मेरे नंद के पति को तलाश कर रही थी। वह मुजरिम करार देने के बाद से वह डर गया था और लोगों से यह बात फैला दी गई कि वह अमेरिका चला गया, इसलिए वह छुपकर मेरी नंद से मिलने आता था, और उसके लिए मेरे पति ने अपने कपड़े दिए हुए थे। जाहिर है मेरी नंद कपड़े धोती तो हमें शक होता, इसलिए मेरे पति हर बार आकर अपने कपड़ों के साथ वह कपड़े भी डाल देते थे। मैं शर्मिंदा हो गई और आगे बढ़कर अपनी नंद को सीने से लगा लिया, और वह यकीनन इन तमाम हालत में काफ़ी मुश्किल का शिकार रही होगी, इसलिए वह अपने पति से मिलकर रोती थी। हम दोनों भाभीयों का शक उसे भी परेशान करता रहा था। सच का पता चलने के बाद से मेरी नंद के पति मिलने आते थे। हम घर वालों को
अब पता होता था। कुछ महीनों बाद उनका केस हल हो गया और सबूत के साथ उनकी बेगुनाही साबित हुई तो पुलिस से जान छूट गई और मेरी नंद अपने पति बच्चे के साथ अपने ससुराल चली गई। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए।